अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कोई इसके अंदर मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है या इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड इस तरह के क्वेश्चंस नहीं है जिनके ऊपर ज़्यादा टाइम लगे। लेकिन क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर अक्सर ये क्वेश्चंस आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी कुछ आते हैं, सो हम सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे ताकि जो उनके स्टेप्स हैं वो आपको पता चल जाएँ। शुरू में हम छोटा-सा एक इंट्रो करेंगे। सो अगर कोई स्टूडेंट है जो इंट्रो नहीं देखना चाह रहा तो वो डायरेक्टली इस टाइम स्क्रीन पे जो टाइम मैप आ रहा है डिफरेंट क्वेश्चंस का उस पे क्लिक कर सकता है और वो आपको डायरेक्ट आपके रेलेवेंट क्वेश्चन पे ले जाएगा और आप अपने क्वेश्चंस के वहाँ पे स्टेप सॉल्यूशन जो स्टेप्स हैं वो देख सकते हैं। लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप इसका इंट्रो ज़रूर देखें क्योंकि जो इंट्रो में हम कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे वो थ्रू आउट द एक्सरसाइज या थ्रू आउट द चैप्टर जो है वो चलेंगी। अच्छा, सेकेंडली अगर आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जैसे-जैसे वीडियोज़ हम रिलीज़ करेंगे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप साथ-साथ सिलेबस कवर करते रहें। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो और शुरू में हम जो इंट्रोडक्शन है उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो ये चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि हमें मैट्रिसेस पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। क्योंकि हमारे पास और भी डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की या इक्वेशंस को सॉल्व करने की, सो मैट्रिसेस ही क्यों? इसकी जो नंबर 1 रीज़न है वो ये है कि मैट्रिसेस हमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती है उसमें बहुत हेल्प करता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर मैट्रिसेस हमारी जो सॉल्यूशंस हैं उनको बहुत तेज़ कर देते हैं या बहुत आसान कर देते हैं। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है कि आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं और आपके पास मल्टीपल इक्वेशंस हैं, तो आप सारी इक्वेशंस को यूज़ करके उन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करें। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ax प्लस by प्लस cz इज़ इक्वल टू 4, इसी तरह ax2 प्लस by2 प्लस cz2 या 3 इज़ इक्वल टू 6, और मैं अगर इसको सो ऑन सो फोर्थ करता जाऊँ, मतलब हम इसको आगे लेते जाएँ, by3 प्लस cz3 इज़ इक्वल टू 8, तो ये इक्वेशंस की कोई लिमिट नहीं है। ये आप जितना मर्ज़ी इसके अंदर ऐड करते जाएँ, ये जा सकती हैं। नॉर्मली ये होता है कि जितने वेरिएबल्स होते हैं, उतनी ही इक्वेशंस हमें मिनिमम रिक्वायर्ड होती हैं सॉल्व करने के लिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे x, y और z वेरिएबल्स हैं और a, p और c जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि y, x और z की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें फाइंड आउट हो जाएँ, तो मिनिमम जो हमें नंबर ऑफ इक्वेशंस रिक्वायर्ड हैं इसको सॉल्व करने की, वो 3 हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम इनको आपस में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशंस करके हम इन वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वेरिएबल्स 3 हैं। कई जगहों पे हमारे पास वेरिएबल्स की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के अंदर एआई के जो आजकल आप लोग देख रहे हैं उसके अंदर पैरामीटर्स जिसको बोलते हैं, वो कई दफ़ा मिलियंस में चले जाते हैं। सो बेसिकली जो आपके पास चीज़ें हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल्स हैं जिनको आप वेरी कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो जो ट्रेडिशनल हमारे पास मेथोडोलॉजीज़ हैं उनको सॉल्व करने की, उसके अंदर अगर आप उसको यूज़ करेंगे या उनको यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो आप उस तरह कंप्यूट नहीं कर सकते, आप उस तरह सॉल्व नहीं कर सकते। सो मैट्रिसेस हमारी इस चीज़ को आसान कर देता है। बेसिकली हम जो भी हमारे पास इस तरह का सिस्टम आता है उसको हम लोग मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा ए बी सी ए सी, और हमें यहाँ पे A1 B1 C1 इसी तरह C2 B2 A2 और A3 B3 और C3 अगर हम करेंगे, सो ये भी हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएँगी। सो इस तरह का हम मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम लिख देंगे x, y, z इज़ इक्वल टू 4, 6, 8। अब ये इस तरीके से लिखने में हमें जिस तरह टाइम लग रहा था और ये जो सिस्टम है लिखने का, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप मैट्रिसेस के थ्रू एक तो जो ऑपरेशंस हैं उनको जल्दी परफ़ॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? अगर अभी मिसाल के तौर पे मैंने मल्टीप्लाई करना होगा, सो आई विल जस्ट राइट 2 ओवर हियर, 2 मल्टीप्लाई बाय, तो इसके अंदर जितने भी नंबर होंगे वो 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएँगे। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें ये इक्वेशंस फिर भी पूरी लिखने के बजाय डायरेक्ट हम इसी तरह 2a1 2b2
2b1 और बेसिकली हमारे पास एक तो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़ कंप्यूटेशन के अंदर हम मैट्रिसेस यूज़ करते हैं। सो एज़ आई सेड आजकल एआई का दौर है, एआई के सिस्टम्स हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो एआई के अंदर भी जो मॉडल की बैकग्राउंड के ऊपर वो कंप्यूटेशंस चल रही होती है, वो मैट्रिसेस ही यूज़ कर रहा होता है। और उन मैट्रिसेस में जो ये वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल का मतलब कोई भी चीज़ जो वेरी हो सकती है, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। उन वेरिएबल्स के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पे आपका जो एक्स होगा वेरिएबल, आप एक्स को बोल सकते हैं कि एक्स है इमोशंस, ठीक है? अगर आप उसको कम कर देंगे तो आपका जो भी एआई का आउटपुट होगा उसके अंदर इमोशनल जो भी उसकी क्वांटिटी होगी, रिस्पॉन्स की वो कम होगी। इसी तरह आप इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं सिस्टम की। आप उसके अंदर लैंग्वेज कौन-सी यूज़ करनी है वो भी वेरिएबल लगा के आप चेंज कर सकते हैं। सो मैट्रिसेस की जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कंप्यूटेशन के अंदर तो ख़ास तौर पे मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो एक तो ये है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा वो वेक्टर्स के ऊपर है। वेक्टर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है या वेक्टर्स के जो ऑपरेशंस हैं, वो भी हम लोग मैट्रिसेस के थ्रू ही करते हैं। ख़ास तौर पे अगेन कंप्यूटेशंस के अंदर या जब हमारे पास वेक्टर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वो भी हम देखेंगे कि वहाँ पे भी मैट्रिसेस ही यूज़ होंगे। सो अगेन छोटी-सी समरी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की जब भी बात आती है जहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, मल्टीपल इक्वेशंस होती हैं, तो मैट्रिसेस हमारे पास एक एफिशिएंट तरीका है उसको सॉल्व करने का और उसको लिखने का, उसको रिप्रेज़ेंट करने का, ठीक है? और इसी तरह वेक्टर्स को जब हमने उन पे ऑपरेशंस करने थे, तो मैट्रिसेस अगेन वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो ये तो चंद मैंने बताई हैं आपको जो एप्लीकेशंस हैं मैट्रिसेस की, लेकिन मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कोई भी अगर आपके पास मैथमेटिकल सिस्टम है, आप उसको मैट्रिसेस के थ्रू रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं और आपकी जो कैलकुलेशंस हैं या कंप्यूटेशंस हैं, उसके अंदर मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा उसको आसान कर देते हैं। अब एक जो टिपिकल मैट्रिक्स है जिसको हम लोग नॉर्मली रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करेंगे, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ 2, 1, 3, 4 ठीक है? और इसको आप मैट्रिक्स ए कह दें। बाय द वे अगर सिंगुलर होगा तो मैट्रिक्स होगा और अगर मल्टीपल हैं तो फिर मैट्रिसेस। सो ये सिंगुलर है और ये सिंगुलर से ज़्यादा मल्टीपल है। अब इस कोई भी जब मैट्रिक्स होता है तो उसके अंदर जो ये हॉरिज़ॉन्टल इस तरह बनता है उसको हम रो बोलते हैं। सो इसकी ये रो है जिसमें पहली रो में 2 और 1 है। इसी तरह जो सेकंड रो है इसमें 3 और 4 है। सो इस मैट्रिक्स की 2 रोज़ हैं 2, 1, 3, 4 और जो हमारे पास ये वर्टिकल होते हैं इसको हम कॉलम्स बोलते हैं। सो हमारे पास कॉलम है 2 और 3 इसी तरह एक और कॉलम है 1 और 4। सो इस तरह हो गई रोज़ और ये हो गए हमारे कॉलम्स। तो आप जब भी कोई मैट्रिक्स को लिखेंगे या मैट्रिसेस लिखेंगे तो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। अब ये मैट्रिक्स तो है जिसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, लेकिन मैट्रिक्स बहुत बड़े भी अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कंप्यूटेशन के अंदर जैसे आजकल जो सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं उसके अंदर जो मैट्रिसेस हैं वो थाउज़ेंड्स ऑफ एलिमेंट्स के वो मैट्रिसेस हैं। सो उनको लिखने के लिए इस तरह भी हो सकता है 2, 6, 8 या कोई भी आप यहाँ पे वेरिएबल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। 1, 6, 5, 3, 2, 9 और यहाँ पे ए, सी, 5, 6 अब ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर हमारे पास ये सारी रोज़ हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोज़ और 3 कॉलम्स हमारे पास। तो हर दफ़ा काउंट करने के बजाय या जैसे हमारे पास थाउज़ेंड्स में चले जाते हैं, तो सिर्फ़ एक अंदाज़ा लगाने के लिए कि क्या ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या अगर हमने इन मैट्रिसेस को परफ़ॉर्म इन पे कोई ऑपरेशन करने हैं, तो कितने हमें एलिमेंट्स के ऊपर करना पड़ेगा। इसके लिए हम एक बड़ी सिंपल सी वर्डिंग यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ़ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ़ द मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ़ द मैट्रिक्स को रिप्रेज़ेंट किया जाता है रोज़ और कॉलम से। सो कोई भी अगर मैट्रिक्स होगा, तो हम उसके साथ उसका ऑर्डर मेंशन कर सकते हैं। ऑर्डर बाय द वे जब भी कोई मैट्रिक्स होगा, उसके ऑर्डर को मेंशन जब भी किया जाएगा तो इस साइड पे यहाँ पे हम उसको लिखेंगे, इस जगह पे। अब इस चीज़ में बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ करते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स
में पहले रोज़ आता है या कॉलम आता है, सो मेक श्योर कि आप जब भी ऑर्डर को लिखें तो हमेशा पहले रोज़ को लिखना है आपने, ठीक है? जो हॉरिज़ॉन्टल चीज़ है ये वाली हमेशा पहले रोज़ आएगी और फिर इनटू कॉलम। सो इसकी कितनी रोज़ हैं? इसकी 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, सो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 6 रोज़ थी और 3 कॉलम्स थे, सो इसका ऑर्डर होगा 6 क्रॉस 3। इसी तरह कोई भी मैट्रिक्स दुनिया में अगर है तो आप उसको रोज़ और कॉलम, अगर रोज़ क्रॉस कॉलम साथ उसके मेंशन कर देंगे तो वो उसका जो ऑर्डर है, बेसिकली आपने उसका ऑर्डर लिख दिया। अब जो मैट्रिसेस होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक रो होती है, जैसे 1 6 7 8, अब यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स हैं लेकिन रो सिर्फ एक है। सो हमारे पास जो रो है बेसिकली वो सिर्फ एक है और कॉलम हमारे इस टाइम 4 हैं, लेकिन ये मैक्स इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर रो सिर्फ एक होगी तो हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। इसी तरह अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके अंदर कॉलम जो है वो सिंगल है लेकिन रोज मल्टीपल है, सो अगर इस तरह का बन रहा है 6 8 9 3, सो अब यहाँ पे कॉलम जो है वो सिर्फ एक है हमारे पास, रोज़ हमारे पास ज़्यादा हैं, तो इसको बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि यूज़ होंगी ताकि जब भी आप अपना मैट्रिक्स को लिख रहे हैं या किसी को आप बता रहे हैं कि यार मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक कॉलम मैट्रिक्स से या रो मैट्रिक्स से, तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकें या हम लोग सीधा बोल सकें कि ये हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसके रोज़ और कॉलम इक्वल हैं, सो जैसे हमारा ये था 2/2, इसके रोज़ भी 2 हैं, इसके कॉलम्स भी 2 हैं, तो इससे ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसके रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है, जैसे ये था 6 क्रॉस 3, तो ये होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि रोज़ और कॉलम डिफरेंट है, सो इसकी जो शेप है वो मुख्तलिफ रेक्टेंगल्स की फॉर्म में बनेगी, जबकि ये हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है? ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इसी तरह ये रो मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें हमारे सारे एलिमेंट्स 0 हैं, उसमें कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर एग्ज़िस्ट नहीं करता। मिसाल के तौर पे अगर जो हमारे पास मैट्रिक्स ई है, वो है 0, 0 और 0, तो ये कॉलम मैट्रिक्स के साथ-साथ नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स भी है। इसको ज़ीरो मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं कि अगर आप ऐसे मैट्रिक्स में कोई भी ऐड करेंगे या इससे कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके साथ कुछ मतलब उसमें उसमें कोई चेंज नहीं आएगा जो साथ वाला उसका मैट्रिक्स है। अच्छा, इसी तरह जितने भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से? जिसके अंदर रोज़ और कॉलम्स इक्वल हैं। उसके जो ये अक्रॉस इस तरह लाइन बनती है, इसको हम डायगोनल बोलते हैं, ठीक है? ये है स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल, डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें भी जो फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट से जो लास्ट एलिमेंट के डायगोनल बनता है, उसको हम मेन डायगोनल या प्राइमरी डायगोनल बोलते हैं और जो इस तरह का डायगोनल बनता है, इसको हम सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं, ठीक है? सो अगेन जितने भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट का कनेक्शन है और उसके दरमियान में और भी नंबर्स हो सकते थे, तो ऐसे को हम बोलते हैं मेन डायगोनल या डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, और जो इसी तरह दूसरी साइड से बनेगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डायगोनल। ये क्यों यूज़ होगा ये बाद में जब हम डिटर्मिनेंट्स की तरफ जाएँगे तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जो कि सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर मैं इस तरीके से लिखूँ B3 और उसके हमारे सारे एलिमेंट्स 0 हैं एक्सेप्ट जो डायगोनल है वो एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं और सेम है। सो मिसाल के तौर पे ये है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। सो अब बेसिकली हमारे पास जो इसका मेन डायगोनल है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं और ये सारे 0 हैं। सो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है? कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, तो हम ऐसे एलिमेंट को ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब सवाल ये है कि इसको हमने स्केलर मैट्रिक्स क्यों बोला? तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग
जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस तरह ग्राफ के ऊपर। एक उसकी मैग्नीट्यूड होता है, जैसे इसका मैग्नीट्यूड अगर 6 है तो एक मैग्नीट्यूड होगा और एक उसकी डायरेक्शन होगी। सो स्केलर मैट्रिक्स क्या करता है, वो इसको स्केल कर देता है। सो अगर ये स्केलर मैट्रिक्स 2 है तो ये 6 को इसी डायरेक्शन में डबल कर देगा, सो ये 12 कर देगा। जो भी कोई मैट्रिक्स है या कोई भी इसी तरह का वेक्टर था। अब वेक्टर जो है अगेन हम लोग किस तरह लिखते हैं, वेक्टर हमारे पास अ, उसके एलिमेंट्स होते हैं। सो एक्स वाई जी हो सकता था, सो 6 एक्स 9 इस तरह करके अगर कोई वेक्टर है वो अगर इस स्केलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो स्केल कर जाएगा। मतलब जो भी आपकी स्केलर मैट्रिक्स का नंबर होगा वो उसको उससे मल्टीप्लाई करके उतने गुना उसको इंक्रीज़ कर देगा। अब क्योंकि इस केस के अंदर हमारे स्केलर मैट्रिक्स में ये 2 थे, सो वो 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा या 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर ये -2 होता तो वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होके 2 टाइम्स लार्ज हो जाता, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाती। सो जो साइन्स हैं वो डायरेक्शन डिटरमिन करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, नेगेटिव में डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और जो नंबर है वो डिटरमिन करेगा कि वो कितने गुना स्केल हुआ है। ठीक है? अच्छा, अब अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके जो डायगोनल्स हैं वो 1 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सो अगेन अगर ये हमारे पास 1 1 1 इसी तरह बाकी को अगर आप ज़ीरो कर दें, सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स होगा। अगेन स्केलर मैट्रिक्स ही है, सिर्फ आपने उसके जो एलिमेंट्स हैं वो 1 कर दिए। यूनिट मैट्रिक्स हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा किसी भी वेक्टर के साथ तो वो वेक्टर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अगर वेक्टर था इस तरह करके हमारे पास 9, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 1 9 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है 9। सो जो बाद में भी वेक्टर बनेगा वो सेम ही होगा, सेम डायरेक्शन होगी। सो आपके पास इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो किसी भी अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो वो बेसिकली उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, बिल्कुल सेम ही मैट्रिक्स वापस बनाता है। सो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें हमारे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल के ऊपर वाले सिर्फ नॉन ज़ीरो हैं। सो अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें अगर डायगोनल हमारे पास इस तरह बन रहा है जैसे ये होता है, सो इसके ऊपर जो सिर्फ एलिमेंट होंगे वो नॉन ज़ीरो होंगे। सो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 6 9 3 4 और इसी तरह ये 5, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे ज़ीरो हैं। तो ऐसे एलिमेंट या ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बना रहा है जो कि ऊपर की साइड पे है। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह अगर ये लो साइड के ऊपर होते हैं, मतलब कि ये डायगोनल के इस तरफ सारे नॉन ज़ीरो होते हैं, सो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता। अगेन टर्मिनोलॉजी सिर्फ इसलिए ताकि अगर हम किसी को बता रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है उसकी जो फॉर्म है वो इस तरह की है, तो जो सुनने वाला होता है या जो आप कोई भी ऑपरेशन करने वाला होता है, आपको पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा जो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा उसकी जो फॉर्म होगी बेसिकली इस तरह की फॉर्म होगी। जैसे हमने स्केलर मैट्रिक्स की बात की है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ रहा है जिसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, वो उनका कोई वो नंबर है और सेम है और बाकी सब ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन करने से पहले ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा ये मेरे यूनिट मैट्रिक्स को या जो भी मेरा मैट्रिक्स है उसको 2 गुना स्केल कर देगा, डायरेक्शन रिवर्स कर देगा। सो रिज़ल्ट आने से पहले आपको काइंड ऑफ एक अंदाज़ा हो जाता है। अब हम ट्रांसपोज़ की बात करते हैं। सो ट्रांसपोज़ ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि आप जो कोई भी मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं। सो रोज़ की जगह कॉलम्स और कॉलम्स की जगह रोज़ आ जाएँगे। अब इसकी एग्ज़ाम्पल कैसे है? मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है H और उसकी जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 1 6 0 2 3, तो अब इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, 2 रोज़ क्रॉस 3 कॉलम्स। सो आप यहाँ पे मेंशन करें 2 क्रॉस 3। अब जो इसका ट्रांसपोज़ होगा, सबसे पहले तो ट्रांसपोज़ जब आप लिखेंगे तो आप इस तरह T उसके सुपरफिक्स जिसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, वहाँ पे T को ऐड करेंगे और अब रोज़ को हम कॉलम और कॉलम्स को रोज़ कर देंगे। सो फर्स्ट रो हमारे पास क्या है 2 1 6, तो ये कॉलम बन के बन जाएगा इस तरह 2 1 6। इसी तरह सेकंड रो है 0 2 3, सो 0 2 3। अब अगर हम देखें तो इसकी रोज़ कितनी हो गई? इसकी रोज़ हो गई 3 और कॉलम हो गए इसके 2। सो हमने जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स था उसको रिवर्स कर दिया, 2 1 6 को इस तरह कर दिया, 0 2 3 को इस तरह कर दिया, इसका ट्रांसपोज़ ले लिया। तो जब भी आप ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो ऐसे
मैट्रिक्स जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक। किस तरह? मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 5 1 2 5 2 6 -4 और 5 -4 3। अब आप इसकी रोज़ को कॉलम और कॉलम्स को अगर रोज़ कर देंगे, सो ये हमारे पास था 1 2 5। जब हम इसको इस रो को कॉलम बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 2 5 इस तरह। इसी तरह सेकंड थी हमारे पास 2 6 -4, तो जब आप इसको कॉलम बनाएंगे ये भी 2 6 -4 सेम है। इसी तरह जो थर्ड रो थी 5 -4 और 3, यहाँ पे जब थर्ड कॉलम बनेगा 5 -4 3 तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपका एग्जैक्टली यही वाला ही बन जाएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को जिसकी ट्रांसपोज लेने के बाद वो एग्जैक्टली सेम ही वापस हमारे पास आ जाता है, ऐसे को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर आप कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है जिसको आप ट्रांसपोज लेते हैं और वो बिल्कुल सेम आता है, सिर्फ उनके जो साइंस हैं नंबर्स के वो चेंज हो जाते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी आपके पास रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आता है वो एग्जैक्टली सेम होता है, सिर्फ जो नंबर्स के जो साइंस हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं इस तरह 0 2 -6। एक चीज़ आपने याद रखनी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा जो मेन डायगोनल होता है उसके एलिमेंट सारे 0 होते हैं। इसकी रीज़न ये है कि जो 0 होता है उसके साइन नहीं मैटर करता, 0 माइनस हो या पॉजिटिव हो वो बेसिकली 0 ही रहेगा। सो इस केस के अंदर हमने जब भी मैट्रिक्स लिखना है उस या मैट्रिक्स अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि ये क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इनमें से कौन सा है, सो आपने जल्दी से ये देखना है कि कौन से ऑप्शन के सारे जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं, तो वही होगा मेन डायगोनल या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप डायरेक्टली अपना जो आंसर है वो लिख सकते हैं। अगेन अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसके अगर हम ऑर्डर को रिवर्स करें तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो सेम बने, सिर्फ उनके एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाए, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम जे को अगर ट्रांसपोज इसका ले लें, सो हमारी पहली रो है 0 2 -6, तो हम इस रो को इस फॉर्म में लिख देंगे 0 2 -6। अब हमारी जो सेकंड रो है वो है -2 0 5, सो ये हो जाएगा हमारा -2 0 और 5। और इसी तरह थर्ड रो है 6 -5 और 0, इसको जब हम कॉलम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 -5 और 0। सो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे 0 है, इधर भी 0 है, इधर 2 था, इधर -2 हो गया, इधर -6 था, इधर 6। इसी तरह यहाँ पे 2 जो आया है वो पहले -2 था, जो नीचे 6 था वो अब -6 हो गया, और यहाँ पे जो -5 था वो 5। सो एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हैं, सिर्फ जो हमारे साइंस हैं वो चेंज हुए हैं, तो इस तरह के मैट्रिक्स को आप बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो दैट वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि इनके कुछ जो मैट्रिक्स हैं उनकी टर्मिनोलॉजी या उनकी जो नेमिंग कन्वेंशंस हैं वो क्या है। ये अगेन हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर कोई हमें बोलता है कि आप इस मैट्रिक्स को या कोई भी आपके पास अगर वेक्टर आता है और वो आपको कहता है कि आप इसको 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर दें, तो आपको पता है कि अच्छा अगर मैंने मैट्रिक्स के थ्रू करना है तो मैं उसको स्केलर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा जिसका जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं। इसी तरह अगर आपको कोई बोलता है कि इस यूनिट मैट्रिक्स किसी भी अगर हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स से तो रिजल्टेंट हमारे पास वेक्टर क्या बनेगा, और जो आपके पास मैट्रिक्स है वो उसमें सारे आपके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हैं, बाकी 0 हैं, तो इसका मतलब है कि वो एग्जैक्ट हमारे पास सेम मैट्रिक्स ही आ जाएगा। हमें उसके ऊपर कोई ज़्यादा ऑपरेशन या उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटेशन को। सो दैट वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। अगेन जिन बच्चों ने अगर स्किप किया है इंट्रोडक्शन को, सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है m क्रॉस n, या m बेसिकली क्या है? रोज़ हैं, सो रोज़ क्रॉस कॉलम। ये आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो ऑर्डर आपका उलट आ जाएगा। सो मेक श्योर कि आपको m क्रॉस n या फिर रोज़ क्रॉस कॉलम की जो चीज़ है वो बिल्कुल आपको क्लियर है। अच्छा, फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास
1 3 0, सो 1 3 0 2 0 1, हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमारे पास इसमें रोज़ कितनी है? रोज़ होती हैं जो हॉरिजॉन्टल आपके पास लाइन्स बन रही थी। सो एक रो, दूसरी रो, सो 2 रोज़ हैं हमारे पास, सो हम यहाँ पे 2 पहले लिख लेंगे। अब कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स होते हैं जो वर्टिकल आपके पास आ रहे थे। सो एक कॉलम, दूसरा और तीसरा, सो 3 कॉलम है, सो 2 क्रॉस 3। इसका जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3, ठीक है? सो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी एग्जैक्टली इसी तरह ही हम सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास इसमें कॉलम मैट्रिक्स भी है वो है 1 2 2 3 3 4। नाउ अब आप इसमें जल्दी से देखें कि इसमें रोज़ कितनी है। रोज़ जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स जो होते हैं या हॉरिजॉन्टल जितने भी हमारे पास लाइंस बन रही थी, सो 1 2 और 3, सो 3 हमारे पास रोज़ हैं, 3 यहाँ पे लिख लें। और कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स वर्टिकल 1 2, सो 3 क्रॉस 2, तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। अगेन ऑर्डर जब आप लिखें तो इस तरह, अगर आप इस तरह भी आप लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3, और इसी तरह यहाँ पे ऑर्डर 3 क्रॉस 2। अब एज़ यू कैन सी कि ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, इनके अंदर इतना कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि सिंपल आपने सिर्फ ये चेक करना है कि हॉरिजॉन्टल जो लाइंस बन रही हैं वो कितनी है, वर्टिकल लाइंस कितनी बन रही हैं, और उसको देख के ही हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। अब यहाँ पे कितनी रोज़ हैं? 1 2 और ये थर्ड, लेकिन कॉलम कितने हैं? ये 1। सो ये बेसिकली कॉलम मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर जो होगा वो 3 रोज़, सो 3 क्रॉस 1 कॉलम 1, 3 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर है। फोर्थ इसी तरह अगर हम देखें तो फोर्थ में हमें रो मैट्रिक्स दिया हुआ है, सो एक ही हमारे पास सिर्फ रो है, विच इज़ 2 1 6 8। सो अब एक रो हो गई हमारे पास, सो सबसे पहले तो 1 इधर लिख लेंगे। इसी तरह 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, सो 1 क्रॉस 4, सो इसका जो ऑर्डर है वो है 1 क्रॉस 4। फिफ्थ में हमें जो मैट्रिक्स दिया है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 3, ठीक है? अब इसमें कितनी रोज़ हैं? इसमें ये रो है। कितने कॉलम्स हैं? 1, सो 1 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर है। और ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि अगेन इसकी जो कॉलम्स और रोज़ हैं वो इक्वल हैं। और अब इसका जो फाइनल क्वेश्चन है पार्ट 6, उसमें हमारे पास अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 6 9 2। स्क्वायर मैट्रिक्स में याद होगा आपको कि कॉलम्स और रोज़ इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं? यहाँ पे 2 रोज़ हैं, और कितने कॉलम्स हैं? 2, सो 2 क्रॉस 2। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो और कॉलम मैट्रिक्स। सो हमने बताना है कि क्या ये मैट्रिक्स स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, रो या कॉलम मैट्रिक्स है। अब अगेन रिवीजन के लिए, कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स आता है जिसमें हमारे पास रोज़ और कॉलम्स इक्वल हैं, सो 2 रोज़ 2 कॉलम्स, तो ऐसे को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स आता है जिसमें रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं हैं, जैसे कि इसमें 2 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ हैं, ऑर्डर इसका इस तरह बन रहा है, तो ये होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स आता है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है, जैसे ये है, मल्टीपल रोज़ हो सकती हैं, इसमें 3 हैं 5 6 जितनी मर्ज़ी आप कर लें, लेकिन कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और अगर कोई हमारे पास आ रहा है जिसमें सिर्फ एक रो है, मल्टीपल कॉलम्स हैं लेकिन रो सिर्फ एक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो मुख्तलिफ मैट्रिसेस अभी देंगे, उसमें हमने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है। सो अब हम जो इसका फर्स्ट मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है ए, वो लिख लेते हैं। ए के अंदर हमें है 3 6 2 2 1 9। अब इसमें हमारे पास रोज़ कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 1 2,
और 3। सो कॉलम्स और रोज इक्वल नहीं है, कॉलम एक भी नहीं है, रो भी एक नहीं है, तो मतलब ना ये रो मैट्रिक्स है ना कॉलम मैट्रिक्स है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं है। सो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसके जो रोज और कॉलम है वो इक्वल नहीं है। सो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब जो सेकंड मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास है अगेन 1/3। 1/3 इज वन एलिमेंट, 1 2 और 6। तो अब यहाँ पे हमारे पास रोज भी दो हैं, कॉलम्स भी दो हैं। सो जब रोज और कॉलम किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल होते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। सो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। मेक श्योर कि आप जब भी इसको लिख रहे हो तो 1 और 3 को एक ही एलिमेंट के तौर पे लिखें। कई दफ़ा स्टूडेंट अगर उसको 1 और 3 को अलग लाइन में ले जाएंगे तो आपको ऐसी कन्फ्यूजन होगी कि जैसे यहाँ पे जो कॉलम है या एक रो है वो इंक्रीज हो गई है, लेकिन ये एक ही एलिमेंट है 1/3। सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके रोज और कॉलम इक्वल बनते हैं। अच्छा, अब हम थर्ड पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है 3 2 और 8, एक ही कॉलम के अंदर है। सो क्योंकि इसका कॉलम एक है, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं जिसके आपके पास कॉलम सिर्फ एक कॉलम होता है, इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब फोर्थ पार्ट के अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है। सो पार्ट 4 के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स है डी, और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 1 6 9 2 0 1 3 1 2। सबसे पहले तो इसका ऑर्डर देखते हैं। इसके ऑर्डर में रोज़ हैं 3 1 2 3, इसी तरह कॉलम हैं 3। सो रोज़ और कॉलम इक्वल हैं। सो रोज़ और कॉलम जब इक्वल होते हैं तो ऐसा मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ पार्ट 5 में मैट्रिक्स है हमारे पास ई, और एलिमेंट्स हैं उसके 2 0 1। एक ही सिर्फ हमारे पास रो है। सो जब रो सिर्फ एक हो तो ये हो जाता है रो मैट्रिक्स। और फाइनल पार्ट के अंदर हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है दैट इज़ एफ। एफ के अंदर 16 है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब रोज़ और कॉलम इक्वल होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब इसकी रोज़ जो हैं उसकी हॉरिजॉन्टल अगर हम देखें तो एक ही सिर्फ बन रही है, सो एक रो है। इसी तरह इसके कॉलम जो हैं जो वर्टिकल इसके बन रहे हैं वो एक है 16, क्योंकि ये एक ही नंबर है, ये 1 और 6 नहीं है। सो एक रो एक कॉलम हुआ, मतलब रोज़ और कॉलम इक्वल हो गए, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और मेक श्योर के आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स लिखें जब भी आपके पास नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम इक्वल हो जाए, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर करना है। मेक श्योर के जो एलिमेंट्स हैं आप उसको सही तरह लिखें। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो अगेन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। हमने मुख्तलिफ मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं, उसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर को। सो पार्ट 1 में इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 3 0 0 0 1 0 एंड देन 2 6 0। अच्छा, जो मैट्रिक्स ए अब हमारे पास है इसको अगर हम लोग जल्दी से देख लें तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे सारे ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, और इस तरफ जो बन रहे हैं वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स बन रहे हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं है? अगर ये यहाँ पे भी हमारे पास ज़ीरो होते ना, सिर्फ डायगोनल में अगर हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होते तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स होता। लेकिन क्योंकि वैसा नहीं है तो अब हमने देखना है कि और कौन सी हम बन सकते हैं। सो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है क्योंकि इसके जो डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स हैं सिर्फ वहीं पे ही है, बाकी ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं मेन डायगोनल के वो सारे ज़ीरो हैं। सो दिस इज़ अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगेन इसलिए क्योंकि इसके जो मेन डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स हैं सिर्फ वो नॉन ज़ीरो हैं, बाकी जब इसके डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे ज़ीरो हैं। सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास ए। अब सेकंड हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, वो सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स हैं -6 0 0 0 -6 0 और 0 0 -6। अगेन ये वो बिल्कुल मैट्रिक्स बन रहा है जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर इसको वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसको स्केल कर देगा। कैसे स्केल करेगा? ये उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करेगा, उसको 6 टाइम्स इंक्रीज करेगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी रिवर्स कर देगा। सो 6 टाइम्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। सो अगर वेक्टर था इस तरह 9, तो ये उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में 6 टाइम्स 9 इंटू 6 कर देगा विच इज़ 54। सो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि ये वेक्टर्स को स्केल करता है और इसकी जो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन है वो इस तरह होती है कि इसके जितने भी मेन डायगोनल के अलावा एलिमेंट्स होते हैं वो सारे ज़ीरो होते हैं। सो ये इसका मेन डायगोनल है, ये बाकी एलिमेंट्स जितने भी हैं ये सारे ज़ीरो हैं। सो दिस इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब हम थर्ड जो मैट्रिक्स है वो देख लेते हैं, मैट्रिक्स सी। सी में हमें दिया हुआ है 1 0 2 0। सो अगेन ये हमारे पास बिल्कुल वैसा मैट्रिक्स बन रहा है जैसे हमारे पास पहला मैट्रिक्स था। मेन डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है वो ज़ीरो है। सो बेसिकली इस तरह करके हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट नॉन ज़ीरो हैं क्योंकि ये मेन डायगोनल के ऊपर जो है ये सिर्फ ज़ीरो है। सो ये हमारे पास इस तरह करके बन रहा है। तो दिस इज़ अगेन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसे हमारे पास फर्स्ट भी था, लोअर triangular matrix. Now fourth part. फोर्थ पार्ट में हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स है डी। स्क्वायर मतलब उसके रोज और कॉलम इक्वल हैं, देख के भी पता चल जाता है कि स्क्वायर है, और मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं सारे 1 हैं, ठीक है, बाकी सब 0 हैं। सो एक तो ये कंफर्म हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स के अलावा दूसरी जो इसकी चीज़ है वो क्या है, जो हमारे पास स्केल होगी चीज़, मतलब जो भी वेक्टर स्केल होगा वो मल्टीप्लाई बाय 1 ही होगा, जो कि अगेन सेम ही चीज़ आ जाएगी हमारे पास। सो अगर 9 था आपके पास वेक्टर, तो वो मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय 1 होके 9 ही बनेगा। सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब वो उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेगा, वेक्टर बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स इसलिए कि हमारे पास जितने भी मेन डायगोनल के अलावा एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं, और जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो हैं भी सेम, तो स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स की भी ये जो स्पेसिफिक टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वो है। सो दिस इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑल्सो। नॉर्मली अगर आप किसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे तो वो वहीं पे ही समझ जाएगा कि ये किस मैट्रिक्स की बात हो रही है। इसी तरह ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसके जो मेन डायगोनल के अलावा एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो हैं। सो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अच्छा, हमारे पास जो ये स्केलर मैट्रिक्स था ये भी डायगोनल मैट्रिक्स था, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास जो मेन डायगोनल के अलावा एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो हैं। सो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। 5 में हमारे पास मैट्रिक्स है ई, और मैट्रिक्स हमारे पास किस फॉर्म में है, डायगोनल में है 2 3 और 0, और बाकी सारे इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं। सो अगेन अब ना तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि जो इसका ये डायगोनल है इसके ऊपर भी ज़ीरो है, सो ये अपर ट्रायंगुलर नहीं है। ना ये लोअर ट्रायंगुलर है क्योंकि नीचे भी सारे ज़ीरो हैं। सिर्फ इसका जो डायगोनल है उसके अंदर हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं। सो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ई इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स की जो सब टाइप्स होती हैं जैसे स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो नहीं है क्योंकि उनकी जो कंडीशंस हैं
वो ये फुलफिल नहीं कर रहा, सो डायगोनल मैट्रिक्स ही इसका आंसर है। अब सिक्स्थ में हमारे पास जो मैट्रिक्स है एफ, अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स, पहला एलिमेंट है √3 1 2, इसी तरह 0 0 और 6 एंड देन 0 0 एंड 1। नाउ ये इसका डायगोनल है, डायगोनल के नीचे सिर्फ हमारे पास 0 है, सो लोअर ट्रायंगुलर तो नहीं है। अब जो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये इस तरह का बेसिकली बन रहा है। सो दिस इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पहले हमने दो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सीखे और अब ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अब मैट्रिक्स जी हमारे पास, उसको देखते हैं। जी में हमारे पास है 1 और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। सो क्योंकि हमारे मेन डायगोनल के अलावा जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 हैं, और फिर मेन डायगोनल में भी जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। अगर तो ये सेम होते, 1 ही होता, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता। अगर ये 0 हो जाता ये वाला भी, तो ये ओवरऑल 0 मैट्रिक्स हो जाता। अब अगर यहाँ पे कोई और नंबर आ जाता, जैसे 3 6, और यहाँ पे भी अगर 1-2 नंबर चेंज आते, तो ये फिर लोअर ट्रायंगल बन जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी ये फुलफिल नहीं कर रहा, सिर्फ मेन डायगोनल में जो एक एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो है। सो दिस इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स की सब टाइप की कोई भी कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा। सो सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स ही इसका आंसर है। अब जो हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है दैट इज़ मैट्रिक्स एच, और उसमें हमारे पास हैं मेन डायगोनल में 2 एंड देन 0। सो जैसे हमने पहले देखा था, दिस इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि मेन डायगोनल के एलिमेंट सेम हैं, ठीक है, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। सो स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स टाइप होती है डायगोनल मैट्रिक्स की। सो डायगोनल मैट्रिक्स भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 था। सो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो फिनिश होता है। नाउ जो इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है मैट्रिसेस का, और फिर आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो सिमेट्रिक हैं, नॉन सिमेट्रिक हैं, या स्क्यू सिमेट्रिक हैं। सो फाइंड ट्रांसपोज एंड आइडेंटिफाई कि सिमेट्रिक हैं या स्क्यू सिमेट्रिक हैं। अगेन जो स्टूडेंट्स स्किप कर चुके हैं इंट्रो को, अगर आप ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, बाय द वे ट्रांसपोज फाइंड करते हैं ऑर्डर को रिवर्स करने से, तो रोज़ कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी और कॉलम रोज़ में। और जो अगर ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स है वो बिल्कुल सेम बन रहा है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर वो सेम नहीं बन रहा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सो एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले एलिमेंट जो दिया हुआ है हमारे पास मैट्रिक्स दैट इज़ ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 0 √5 और 6 एंड देन 1 एंड 9। सो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे हम, ट्रांसपोज के अंदर क्या होता है, ये रो कॉलम बन जाएगी। सो 2 0 इस तरह करके लिखा जाएगा, √5 और 6 भी इस तरह करके लिखा जाएगा, और 1 और 9 भी इस तरह। सो रोज़ कॉलम और कॉलम रोज़ बन जाएंगे। सो अब हम लिखेंगे इसको ए ट्रांसपोज। बाय द वे जब भी आप ट्रांसपोज लेते हैं तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। सो 2 और 0 अब क्या बन जाएंगे, कॉलम 2 और 0। इसी तरह √5 और 6 जो रो थी वो भी कॉलम बन जाएगी। सो √5 और 6 एंड देन 1 और 9 जो रो थी वो 1 और 9 कॉलम बन जाएगी। सो अब इसका ऑर्डर रिवर्स हो गया। यहाँ पे ऑर्डर था 3 क्रॉस 2, सो 3 रोज क्रॉस 2 कॉलम। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 क्रॉस 3, 2 रोज क्रॉस 3 कॉलम। सो ये ट्रांसपोज है। अब ट्रांसपोज लेने के बाद हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास पहला या जो ओरिजिनल हमारे पास मैट्रिक्स है ये उससे बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं है, या सिर्फ इसके एलिमेंट्स के साइन चेंज नहीं है। सो ना तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना ये सिमेट्रिक है।
ये सिंपल मैट्रिक्स है जिसका हमने सिर्फ ट्रांसपोज लिया। अब जो सेकंड हमारे पास पार्ट है वो देख लेते हैं। बी हमारे पास उसमें दिया हुआ है, एक रो मैट्रिक्स दिया हुआ है, सिर्फ एक रो है, सो 1 6 2 और 0। रो मैट्रिक्स को जब भी कन्वर्ट करेंगे हम लोग उसका ट्रांसपोज लेंगे, सो बी का जो ट्रांसपोज होगा वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक रो थी तो वही रो कॉलम बन जाएगी। सो 1 6 2 0, ये हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, थर्ड पार्ट के अंदर मैट्रिक्स सी हमारे पास है, और सी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 6 9 2। इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो अगेन रोज कॉलम्स और कॉलम्स रो बन जाएंगी। सो 2 और 6 जो रो थी वो कॉलम बन जाएगा 2 और 6, और 9 और 2 जो रो थी वो इसी तरह कॉलम बन जाएगा 9 और 2। अगेन ये जो हमारे पास ट्रांसपोज आया है इसके एलिमेंट्स आर नॉट द सेम एज जो ओरिजिनल था। मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 था वो तो सेम है, इधर भी 2 सेम है, लेकिन यहाँ पे 6 की जगह 9 आ गया और यहाँ पे 9 की जगह 6 आ गया, सो सेम नहीं बना, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। इसी तरह नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है। नाउ फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में मैट्रिक्स है डी, स्क्वायर मैट्रिक्स है 0 1 9 -1 0 5 -9 -5 और 0। सो अब डी का जब हम ट्रांसपोज लेंगे, सो फर्स्ट रो जो थी 0 1 9 वो कॉलम बन जाएगा 0 1 और 9। सेकंड रो जो थी -1 0 5 वो कॉलम बन जाएगा -1 0 और 5। इसी तरह जो थर्ड रो थी 9 -5 0 वो कॉलम बन जाएगा 9 -5 और 0। सो यहाँ पे हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम ही रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 1 था तो इधर भी 1 ही है, इधर अगर 9 था इधर भी 9 ही है, सिर्फ जो इनके साइंस हैं वो चेंज हुए हैं। बाय द वे एक साइन हमने जो है ना वो गलत लिख दिया, क्योंकि जो फर्स्ट हमारे पास रो थी, जो हमारे पास थर्ड रो थी उसमें ये -9 था, सो ये -9 जो था ये यहाँ पे माइनस ही बनेगा, सो दिस इज़ -9। अच्छा, इधर जो -1 था वो यहाँ पे 1 हो गया, 5 -5 हो गया, -9 9, और एलिमेंट्स आपके बिल्कुल सेम है, सिर्फ उनके जो साइंस हैं वो रिवर्स हुए हैं। सो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है इसको क्या बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो यहाँ पे आप लिख मेंशन करेंगे दिस इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या सिर्फ आप यहाँ पे लिखते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमने जब उसका ट्रांसपोज लिया है तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बेसिकली सिर्फ साइंस रिवर्स हो गए, बाकी मैट्रिक्स बिल्कुल सेम ही है। सो दिस इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। 5 में हमारे पास मैट्रिक्स है ई के एलिमेंट्स हैं 3 -6 9, इसी तरह -6 2 0 एंड देन 9 0 एंड 0। जैसे मैंने मेंशन किया था इंट्रो के अंदर कि अगर आपके पास मल्टीपल मैट्रिसेस हैं और आपको सिर्फ ये क्वेश्चन किया जाता है कि इनमें से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा है, सो जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट सारे ज़ीरो होंगे वही होगा, क्योंकि ज़ीरो का साइन चेंज जो है उसे करने से फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पे 5 आ जाता तो अब ये 5 1 9 जब यहाँ पे रो बनती तो वो भी 5 ही रहता, तो यहाँ मतलब 5 का जो साइन है वो चेंज ना होता, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बन सकता था। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस के अंदर आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन से जो मैट्रिसेस हैं उनके मेन डायगोनल ज़ीरो हैं। अगर आपने स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड आउट करना है तो सिर्फ ज़ीरो वालों को आपने ट्रांसपोज लेके देखना है कि कौन सा सेम बन रहा है। अच्छा, अब हम पार्ट 5 में जो हमारे पास मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज जब लेते हैं, सो ई का ट्रांसपोज हमारा बनेगा, अगेन इस रो को कॉलम में लिखेंगे, देन इस रो को कॉलम में लिखेंगे और फिर इस रो को कॉलम में लिखेंगे। सो 3 -6 9 कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में, सो 3 -6 9 इस तरह आ जाएगा। फिर -6 2 0 जो सेकंड रो है, ये वाली जो रो है वो इस तरह करके लिख लें, सो -6
2 और 0 और थर्ड जो रो है 900 900 इस तरह करके लिख लें। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये मैट्रिक्स E और E ट्रांसपोज जो है बिल्कुल सेम है। 3 -6 9 3 -6 9 इसी तरह -6 2 0 -6 2 0 ये 900 एंड देन 900। सो ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है। सो दिस इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम जो लास्ट पार्ट है विच इज़ पार्ट 6 मैट्रिक्स में दिया हुआ है F, इसको देख लेते हैं। F में हमारे पास अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 9 0 1 0 6 3 0 0 1। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे सो F ट्रांसपोज विल बी 901 कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में, सो ये हो जाएगा 901। इसी तरह 063 कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में, सो 063 एंड देन जो फाइनल रो है 001 वो भी कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, सो ये हो जाएगा 0 0 और 1। सो ये इसका ट्रांसपोज है और इस ट्रांसपोज के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 है, इधर 0 है, ठीक है। यहाँ पे 1 था वो तो सेम है, लेकिन इधर 0 था इधर 1 आ गया। सो दिस इज नीदर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स नॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिंपल हमने सिर्फ ट्रांसपोज लिया और हमारे पास जो रिजल्टेंट ट्रांसपोज आया मैट्रिक्स का वो ये है। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है 2.1 वो ख़त्म होती है। नहायत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन या कोई कॉम्प्लेक्स इस तरह के स्टेप्स नहीं थे। सिर्फ हमने जो टर्मिनोलॉजी थी उसको उस पर गौर किया है और उनके पीछे जो रीज़न है कि स्केलर मैट्रिक्स को स्केलर क्यों बोला जाता है, आइडेंटिटी को क्यों बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिर्फ उसको थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था इंट्रो में और बाद में आइडेंटिफिकेशन थी। सो होपफुली आपको जितने भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं या उनके ट्रांसपोज लिए हैं उनके जो स्टेप्स है वो क्लियर हो गए। अगर आपको कोई स्टेप क्लियर नहीं हुआ या कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको समझ नहीं आ रही कि उसका आंसर किस तरीके से आया, सो काइंडली हमें कमेंट्स में बता दें, हम उसको ज़रा ज़्यादा एलेबोरेट कर लेंगे। ये जो नोट्स हैं हम लोग अपनी वेबसाइट पे शेयर करेंगे, सो यू कैन फाइंड दीज नोट्स ओवर देयर। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सो गो टू classnotes.xyz टू फाइंड दीज नोट्स और होपफुली आपको जो है ये एक्सरसाइज है ये समझ आ गई होगी। इन केस अगेन अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट्स सेक्शन बिलो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।